अब वो शांत रहो। चलिए आप लोग ध्यान दीजिए, ये जो है क्लास 10th का जो है ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। क्लास 10th के सभी चैप्टर से मिक्स आप लोगों के ऑब्जेक्टिव दिखा रहे हैं, ठीक है। आप लोग इसको ध्यानपूर्वक देखिए और समझिए। यहाँ जो है पहला ऑब्जेक्टिव है कि भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था, है ना। भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था, समझ गए। तो भीमराव अंबेडकर का जन्म जो हुआ था 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ था, समझ गए। कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में। इसके बाद दूसरा है ऑब्जेक्टिव, ये तो पहला हो गया। दूसरा ऑब्जेक्टिव है कि हु आर सुधराज, है ना, किसकी रचना है। हु आर सुधराज जो है किनकी रचना है, तो ये भीमराव अंबेडकर जी का है, समझ गए, भीमराव अंबेडकर जी का। इसका तीसरा है कि भीमराव अंबेडकर, तीसरा प्रश्न है कि भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था ना। भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था, ये इनका जन्म हुआ था मध्य प्रदेश में, समझ गए। और कहाँ पे हुआ था? महू गांव, गांव का नाम है ना, मध्य प्रदेश के गांव है महू, वहाँ हुआ था। और ये इनका जन्म हुआ था कौन से परिवार में हुआ था, तो दलित परिवार में, है ना। ऑब्जेक्टिव में जो है आप लोगों के इसमें ये भी पूछ सकता है कि भीमराव अम्बेडकर का जन्म कौन से राज्य में हुआ था, ठीक है। तो मध्य प्रदेश में हुआ था, है समझे। कौन से परिवार में हुआ था, तो दलित परिवार में हुआ था, है ना। कौन से गांव में हुआ था, तो ये महू गांव में हुआ था। इस तरह से भी 3 को इसमें बन सकता है, समझ गए। चलिए अगला प्रश्न है चौथा कि भीमराव अंबेडकर के चिंतन व रचनात्मक के मुख्यतः 3 प्रेरक व्यक्ति कौन थे, है ना। यानी कि इनका जो है 3 व्यक्ति कौन थे जिनसे ये प्रभावित होते थे, है ना, मोटिवेट होते थे, यानी चिंतन या सोचने पे इनको उन पे ज़्यादा सोचते थे। तो 3 व्यक्ति थे, बुद्ध, है ना, कबीर और ज्योतिबा फुले, है ना। ये 3 व्यक्ति थे, इनसे ये ज़्यादा प्रभावित थे, समझ गए। कौन? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। इसके बाद है अगला प्रश्न कि बाबा साहेब, है ना, चौथा हो गया। बाबा साहेब का निधन कब हुआ था? बाबा साहेब बोला जाता है भीमराव अम्बेडकर जी का, ठीक है। बाबा साहेब भी बोलते हैं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बोलते हैं, है ना, BR भी बोलते हैं, यानी इंग्लिश इसका है BR भीमराव अम्बेडकर, ठीक है। तो बाबा साहेब का निधन कब हुआ था, तो इनका जो है निधन दिसंबर में 1956 ईस्वी में हुआ था, समझ गए। कब हुआ था? 1956 ईस्वी में इनका निधन हुआ था। निधन मतलब होता है मृत्यु, समझ गए। किनका? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का, है ना, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी का। कब हुआ था? 1956 में। अगला प्रश्न है छठा कि बाबा साहेब का विख्यात भाषण किसे माना जाता है, यानी कि विख्यात भाषण यानी प्रसिद्ध भाषण, समझ गए। किनको, किसको माना जाता है? एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, है ना, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को जो है ये इनका विख्यात भाषण है, और इनको ये भाषण को माना जाता है कि ये विख्यात है, प्रसिद्ध है ज़्यादा, है ना। चलिए अगला प्रश्न है कि लाहौर का वार्षिक सम्मेलन कब हुआ था। लाहौर का वार्षिक सम्मेलन कब हुआ था? तो लाहौर का वार्षिक सम्मेलन जो है 1936 में हुआ था। कब हुआ था? 1936 ईस्वी में, समझ गए। चलिए 7वां प्रश्न हो गया। इसके बाद है आपका अगला प्रश्न, ध्यान दीजिए। 7वां हो गया। 8वां है हु आर दे किसकी रचना है। हु आर दे किसकी रचना है? ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का है, समझ गए। भीमराव अम्बेडकर जी का है हु आर दे, ये रचना लिखा हुआ। इसके बाद है 9वां प्रश्न, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक, है ना, कौन है। ये तो चैप्टर के ही नाम है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा, और इसके लेखक कौन है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, समझ गए। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी हैं इसके लेखक। कौन से चैप्टर का? श्रम विभाजन और जाति प्रथा। अगला प्रश्न है 10वां, श्रम विभाजन का दूसरा जो है रूप क्या है। श्रम विभाजन का दूसरा रूप क्या है? तो श्रम विभाजन का दूसरा रूप जो है जाति प्रथा है, समझ गए। श्रम विभाजन का दूसरा रूप क्या है? जाति प्रथा। आपका ये 10 प्रश्न हो गया। चलिए अगला अभी देखिए, हम लोग यहाँ पे 11वें प्रश्न है कि श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन करना किसकी विशेषता है ना। अस्वाभाविक विभाजन जो है करना किसकी विशेषता है? तो जाति प्रथा की, है ना। अगला प्रश्न है 12 में, भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण क्या है ना। बेरोजगारी ज़्यादा होने के कारण जो है भारत में
सबसे ज़्यादा किसका कारण है, किस कारण से ज़्यादा आदमी जो है बेरोजगार रहते हैं, समझ गए। तो ये जो है जाति प्रथा जो है इसका जो है ज़्यादा है ना, जाति प्रथा। यानी कि मान लीजिए कोई भी व्यक्ति है, अब जो कास्ट से बिलोंग करता है उस कास्ट में काम कम है, मान जाइए उस काम कम है और ज़्यादा आदमी है, तो उसमें तो कुछ ना कुछ आदमी बचेगा ना, बच जाएगा, या उतना ही में सब आदमी करेगा, है ना। और ये होता है। उसके बाद मान लीजिए कुछ ऐसा आदमी है, मान लीजिए कोई कास्ट से बिलोंग करता है, उस कास्ट को सिर्फ उसका ही काम आता है, मान लीजिए, और उसके अलावा दूसरा कुछ नहीं आता है। तो मान लीजिए काम कम है, आदमी ज़्यादा है, तो फिर दूसरा काम तो उसका आता नहीं है, तो दूसरा वही कास्ट पे काम करे, है ना। ये यहाँ पे जातिवाद के कारण जो है बेरोजगारी ज़्यादा है, समझ गए। अब यहाँ देखिए अगला प्रश्न है 13 में कि आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है ना। तो श्रम विभाजन को जो है क्या मानता है, आवश्यक मानता है। किसको, श्रम विभाजन को। इसका 14 प्रश्न है सभ्य का विलोम क्या होता है। विलोम मतलब होता है उल्टा, समझ गए। सभ्य का विलोम क्या होता है, उल्टा, है ना। विलोम यानी कि उल्टा क्या होगा, तो असभ्य, है ना। इसके बाद है इसमें जो है विपरीतार्थक शब्द भी पूछ सकता है, समझ गए। सभ्य का विपरीतार्थक क्या है, विलोम क्या है, तो ध्यान रखिएगा, सभ्य का असभ्य, समझ गए। इसके बाद अगला प्रश्न है 15 में कि नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था। नलिन विलोचन शर्मा का जो है जन्म कहाँ हुआ था। नलिन विलोचन शर्मा का जन्म जो हुआ था, देखिए पटना के बदर घाट में हुआ था। कहाँ हुआ था, पटना के बदर घाट जगह है, वहाँ पे इनका जन्म हुआ था। किनका, नलिन विलोचन शर्मा का। अगला प्रश्न है 16 में वे जन्म से किस भाषा के थे, है ना। कौन, वे जन्म से किस भाषा के थे, नलिन विलोचन शर्मा, समझ गए। यानी किस भाषा से वो बिलोंग जो है, यानी कौन सा क्षेत्र से, कौन सा भाषा से बोलते थे बचपन से, यानी जन्म से ये भोजपुरी भाषा के थे, समझ गए। क्या, कौन सा भाषा, भोजपुरी भाषा के। अगला प्रश्न है नलिन विलोचन शर्मा के पिता का नाम क्या था, है ना। नलिन विलोचन शर्मा के पिता का नाम था, प्रख्यात विद्वान ये थे, महोपाध्याय पंडित रामवतार शर्मा, है ना। पंडित रामवतार शर्मा नाम था किनके पिताजी का, नलिन विलोचन शर्मा जी के पिताजी के नाम था। अगला प्रश्न है 18 में कि नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था, है ना। तो नलिन विलोचन शर्मा का जन्म जो हुआ था 18 फरवरी, है ना, 18 फरवरी 1916 में हुआ था, समझ गए। कब हुआ था, 18 फरवरी 1916 में नलिन विलोचन शर्मा के जो है जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है उनकी स्कूल की पढ़ाई किस स्कूल से हुई। यानी कि कहने का मतलब है कि नलिन विलोचन शर्मा जी के पिताजी, नलिन विलोचन शर्मा की जो है पढ़ाई लिखाई कौन से स्कूल से हुआ था, है ना। यानी कहाँ से वो पढ़े थे, तो ये कॉलेजिएट स्कूल से पढ़े थे। कौन से स्कूल से, कॉलेजिएट स्कूल से इनका पढ़ाई लिखाई हुआ था। अगला है प्रश्न 20 में कि वे पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के जो है अध्यक्ष कब बने। कौन, नलिन विलोचन शर्मा हिंदी विभाग के जो है ना, विश्वविद्यालय के, हिंदी विश्वविद्यालय यानी पटना में है ना, यानी विभाग के अध्यक्ष कब बने, समझ गए। अध्यक्ष ये बने थे 1959 में बने थे। कब बने थे, 1959 में, है ना। चलो वाह, 1959 में बने थे, समझ गए। आगे ये चलिए जल्दी नोट कीजिए आप लोग, चलिए ध्यान दीजिए आप लोग। इसमें जो है पहला है ये 21 का ऑब्जेक्टिव, है ना। ये क्लास 10 का है ना। इसमें जो है 21 में है, इससे पहले जो 20 के वीडियो बनाए थे आप लोग देखी भी होइएगा, अभी डाल देते हैं, थोड़ा दिन देख लीजिएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है 21 में नलिन विलोचन शर्मा, है ना, किस विश्वविद्यालय से संस्कृत और हिंदी में MA किए। ठीक है, नलिन विलोचन शर्मा जी थे जो किस विश्वविद्यालय से क्या MA हिंदी में किए, समझ गए। तो ये पटना विश्वविद्यालय से किए थे। कौन, नलिन विलोचन शर्मा जी जो है पटना विश्वविद्यालय से जो है MA किए थे। अगला प्रश्न है कि नलिन विलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुई थी। नलिन विलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुई थी। नलिन विलोचन शर्मा की मृत्यु हुआ था 22 सितंबर, है ना,
1961 ईस्वी में हुआ था। समझ गए। नलिन बिलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुआ था? 22 सितंबर 1961 में। अगला प्रश्न है कि तुष्टीकरण किनकी रचना है ना? तुष्टीकरण जो है नलिन बिलोचन शर्मा जी की जो है रचना है। किनका? नलिन बिलोचन शर्मा की। अगला प्रश्न है कि 20 के दांत जो है 20 के दांत के लेखक कौन है ना? 20 के दांत के लेखक हैं नलिन बिलोचन शर्मा। समझ गए। 20 के दांत के लेखक कौन है? नलिन बिलोचन शर्मा। अगला प्रश्न है 25 में कि 20 के दांत कहानी किस वर्ग के अंतर विरोधों को उजागर करती है ना? ये मध्य वर्ग के जो है उजागर करती है। समझ गए। कौन सा वर्ग? मध्य वर्ग। अगला प्रश्न है मध्य वर्ग का। समझ गए। अगला प्रश्न है सेन साहब की कार की कीमत कितनी थी है ना? ये प्रश्न जो है हरदम आते रहता है एग्जाम में कि सेन साहब की कार की कीमत कितने था है ना? तो 7,500 है ना, यानी कि 7,500। ये भी लिख सकता है या हिंदी में लिख सकता है 7,500 है। आ गया। चलिए अगला है प्रश्न सेन साहब की कितनी बेटियां थी है ना? सेन साहब की कितनी बेटियां थी? 5 थी। समझ गए। उसके बाद ये भी पूछ सकता है सेन साहब की 5 बेटियां के नाम क्या थी है ना? अगला प्रश्न यहाँ पे है दिया हुआ है। समझ गए। चलिए अगला बाद में बताएंगे। अगला है 28 में अब फूल का गमला ... के लिए बना है ना? यानी फूल की गमला जो था किसके लिए बना हुआ था? यानी कि तोड़ने के लिए है ना? ये जो है सेन साहब के लड़का जो था बहुत बदमाश टाइप का था है ना? तो ये जो है इन्हें खाली जगह दे दिया है कि अब फूल का गमला ... के लिए बना हुआ है, यानी कि किसके लिए? तोड़ने के लिए। समझ गए। अगला प्रश्न है सेन साहब के सबसे छोटे लड़के का क्या नाम है ना? सेन साहब के सबसे छोटा लड़का का नाम है खोखा है ना? खोखा नाम है, खोखा। अगला है सेन साहब की कार का रंग था, यानी कि सेन साहब के कार के रंग जो था किस रंग के था या कैसा था? समझिए। सेन साहब के कार के रंग जो था काली चमकती हुई थी है ना? यानी काली के रंग थी। किनका? गाड़ी का कलर सेन साहब के। अगला प्रश्न है ध्यान दीजिए। सेन साहब की बेटियों का नाम क्या था? सेन साहब की जो 5 बेटी थी है ना? किसे बताया है? सेन साहब की कितनी बेटियां थी? 5 थी है ना? और प्रत्येक के नाम क्या क्या था है ना? तो प्रत्येक का नाम था, पहला के नाम क्या? सीमा, दूसरा के रजनी, तीसरा के आलो, तीसरा के शेफाली, चौथा का, और 5वां के आरती है ना? सेन साहब की 5 लड़कियां थी, उनका नाम ये सब था है ना? सीमा, रजनी, आलो, शेफाली और आरती। समझ गए। अगला प्रश्न है 32 में सेन साहब खोखा को क्या बनाना चाहते थे है ना? सेन साहब जो थे खोखा को इंजीनियर बनाना चाहते थे। क्या बनाना चाहते थे? इंजीनियर। समझ गए। सेन साहब खोखा को क्या बनाना चाहते थे? इंजीनियर। अगला प्रश्न है 33 में खोखा का दूसरा नाम क्या था? खोखा का दूसरा नाम क्या था? समझिए। खोखा का दूसरा नाम था कासू। क्या था? कासू। इसका नाम कासू था। खोखा का खोखा भी कहता था, खोखा भी नाम था और कासू भी था है ना? चलिए अगला प्रश्न है 34 में मदन के पिता का नाम क्या था? मदन के पिताजी का नाम था गिरधर लाल। क्या नाम था? गिरधर लाल है ना? अगला प्रश्न है 35 में कि विश्व विख्यात फ्रेडरिक मैक्स मूलर का जन्म जो था कब हुआ था है ना? फ्रेडरिक मैक्स मूलर का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 6 दिसंबर है ना 1823 में। कब हुआ था? 6 दिसंबर 1823 में जो है इनका जन्म हुआ था। किनका? फ्रेडरिक मैक्स मूलर का। समझ गए। अगला प्रश्न है 36 में मैक्स मूलर का जन्म कहाँ हुआ था? मैक्स मूलर का जन्म जो हुआ था जर्मनी के डेसाउ नामक नगर में हुआ था है ना? जर्मनी एक नगर है, वहाँ पे एक डेसाउ नामक एक नगर में इनका जन्म हुआ। जर्मनी एक देश है ना?
वहाँ देसाऊ नामक एक जगह है ना, वहाँ पे इनका जन्म हुआ था। किनका? मैक्स मूलर का। अगला प्रश्न है 37 में, मैक्स मूलर के पिता का नाम क्या था? मैक्स मूलर के पिता का नाम विल्हेम मूलर था। क्या नाम था? विल्हेम मूलर। किसका? मैक्स मूलर के पिताजी का नाम। अगला प्रश्न है, मैक्स मूलर ने 18 वर्ष की उम्र में संस्कृत का अध्ययन कहाँ से आरंभ किए, यानी शुरुआत की है ना, यानी कि इनका जो है संस्कृत का लीपजिंग विश्वविद्यालय से ये संस्कृत का जो है अध्यापन जो है अध्ययन शुरू किए। कौन? मैक्स मूलर। अगला प्रश्न है 39 में, विल्हेम मूलर के जन्म कब हुआ था? तो मैक्स मूलर के जन्म के चौथे साल में, है ना, विल्हेम मूलर का जन्म हुआ था। मैक्स मूलर के 4 वर्ष के बाद यानी चौथे साल में विल्हेम मूलर का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है 40 में, मैक्स मूलर ने किसका अनुवाद जर्मन भाषा में प्रकाशित करवाया, है ना? तो हितोपदेश के करवाया। किसका? हितोपदेश का जो है ये प्रकाशित करवाया। समझ गए? कौन? मैक्स मूलर। हो गया? चलिए आइए तो समझ गए? चलिए जल्दी नोट कीजिए आप लोग। चलिए आप लोग ध्यान दीजिए, इसमें जो है आप लोग यहाँ ध्यान दीजिए। 40 को हो गया था, अब 41 है ना। 41 में है कि कट और केन, है ना, कट और केन नामक उपनिषदों का अनुवाद जर्मन भाषा में किसने करवाया, है ना? कट और केन जो है भाषा का जो है उपनिषदों का अनुवाद जर्मन भाषा में किसने करवाया? समझ गए? तो ये जो है मैक्स मूलर ने करवाए थे। कौन करवाए थे? मैक्स मूलर ने करवाए थे। समझ गए? कौन करवाए थे? मैक्स मूलर। चलिए अगला है, मैक्स मूलर को किसने वेदांतियों का भी वेदांती कहा, है ना? मैक्स मूलर को किसने वेदांतियों का वेदांती कहा? समझ गए? मैक्स मूलर को तो स्वामी विवेकानंद ने कहा था। कौन कहे थे? स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों को वेदांती मैक्स मूलर जी को कहे थे। अगला है प्रश्न 43 में, मैक्स मूलर को नाइट की उपाधि कब प्राप्त की गई, प्रदान की गई, है ना? मैक्स मूलर को नाइट की उपाधि कब प्रदान की गई? तो यहाँ देखिए वो इसका उल्टा लिखा गया। समझ गए? ये जो है इसका आंसर ये हो जाएगा। समझ गए? 1868 में जो है ये प्रदान किया गया था। और मैक्स मूलर को नाइट की उपाधि किसने प्रदान किया? तो इसका आंसर ये हो जाएगा, है ना, उल्टा लिखा गया था। मैक्स मूलर के जो है नाइट की उपाधि प्रदान करने वाले व्यक्ति थे विक्टोरिया। समझ गए? और कब किया गया था? तो 1868 में। ये उल्टा कर लीजिएगा, ठीक है, या सामने सामने लिख लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि मैक्स मूलर का निधन कब हुआ? मैक्स मूलर का निधन का मतलब होता है मृत्यु, है ना? कब हुआ? तो इनका मृत्यु हुआ था 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी में इनका मृत्यु हुआ था। अगला प्रश्न है, भारत से हम क्या सीखे कि लेखक कौन है ना? तो मैक्स मूलर है। इसके लेखक कौन है? मैक्स मूलर। वो आवाज नहीं करो, कौन है? अगला प्रश्न है, सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश कौन है? ये भारत है ना। कौन है? भारत है। क्या हुआ? शांत से न बैठा होता आप लोगों को। ध्यान दीजिए, सच्चे भारत की दर्शन कहाँ हो सकता है ना? सच्चे भारत की दर्शन कहाँ हो सकता है? गांव में। समझ गए? सर 29 में है, सोने के सिक्कों से घड़ा किसे मिला था? तो वारेन हेस्टिंग्स को मिला था, है ना। सोने से भरा हुआ घड़ा यानी कि पता है ना, नवरा जो घड़ा होता है मिट्टी का, या उसमें जो है पूरा भरा हुआ था सोने के सिक्का में। अगला है, उस वक्त वारेन हेस्टिंग्स क्या थे, है ना? तो उस समय भारत का ये गवर्नर जनरल थे। समझ गए? वारेन हेस्टिंग्स क्या थे? भारत के जनरल गवर्नर। समझ गए? ये जो है आप लोगों के 50 ऑब्जेक्टिव है। समझ गए?
आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। और आगे आप लोगों को जो है फिर अगला वीडियो डालेंगे तो आप लोग इसको जो है याद कीजिएगा। समझ गए? ये